हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग की टीजीटी पीजीटी, खास तौर से उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है। आप लोग से 3-4 दिन पहले मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि आप लोग का पीवाईक्यू का एक मैराथन क्लास चलाएंगे। एक नहीं, मैंने कई मैराथन क्लास चलाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है, खास तौर से कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैराथन पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या मैं प्रोवाइड करूंगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये यूट्यूब पे रहेगा, बिल्कुल फ्री है। ये आपका 2011 से लेकर, कब से? 2011 से लेकर 2021 2021 तक के जो पेपर हुए हैं उनके पीवाईक्यू का रिवीजन कराएंगे। एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एग्जाम जो हुआ है 2011 से पहले भी हुआ है, तभी उसके क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है। फिलहाल जो एग्जाम हुए हैं 2011 में एक वैकेंसी आई थी टीजीटी और पीजीटी की। उसके बाद से 2016 में एक वैकेंसी आई, सॉरी, एक 2013 में वैकेंसी आई थी। उसके बाद से 2016 में एक वैकेंसी आई थी और 2021 में एक आई थी। ये तीन एग्जाम, ये 4 एग्जाम जो हैं ये टीजीटी के हुए हैं और 4 एग्जाम पीजीटी के हुए हैं। समझिए कि सब में 125-25 क्वेश्चंस आपके हैं। 4-4 मतलब कितने हो गए? 8 क्वेश्चंस पेपर हैं। 8 क्वेश्चंस पेपर 8 दिनों में आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, अर्थात पढ़ाऊंगा। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं 2011 से, ठीक ना, कॉमर्स का, और भी टीजीटी। यहाँ पे थंबनेल पे ऊपर लिखा हुआ है कि टीजीटी 2011 क्वेश्चंस। उसके बाद से इसका पीजीटी का प्रोवाइड करेंगे, फिर 13 का टीजीटी, फिर 13 का पीजीटी, फिर उसके बाद 16 का, फिर 21 का, ऐसे करके कंटिन्यू। जब कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ और सिलेक्टेड इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके मैराथन क्लास आप लोग के प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। दूसरी चीज कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मेरे पास कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है। कोई भी कोर्स मेरा एप्लीकेशन पे ऐसे समझिए कि नहीं चल रहा। मेरे जो कोर्सेस चल रहे हैं, केवल आपको जानकारी के लिए बता दें कि केवल बीपीएससी टीआर 4 के लिए चल रहा है। किसके लिए चल रहा है? बीपीएससी टीआर 4 के लिए, जिसमें से आप लोग का बिजनेस स्टडी है, अकाउंट्स है, एंटरप्रेन्योर्स है। लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी चल रहे हैं। किसके? अकाउंट्स के और बिजनेस स्टडी के। ये हमारे एप्लीकेशन पे आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगा। एप्लीकेशन हमारा है BR कॉमर्स, ठीक ना। प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। बहुत ही लो प्राइस में है, 499 में, अकाउंट्स और बीएसटी दोनों के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला, थोड़ा समय बिजी हो जाने की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाया। जल्दी ही इसके लिए भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। हम मुद्दे पे चलते हैं। किस मुद्दे पे? यूपी टीजीटी पीजीटी पे। इसके जो 2011 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चनों को 1 बाई 1 करके, क्योंकि इसमें आपके 1 नंबर क्वेश्चन से 125 तक क्वेश्चन है। मैंने टोटल प्रश्नों की संख्या हमारी 125 है। अब पूर्णतः हिंदी मीडियम में है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपके क्वेश्चंस हैं। ध्यान दीजिएगा। ऊपर देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा सेटिंग इसका कर लें। जो लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट होगी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 2021 में टीजीटी कॉमर्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे कैसे पूछे गए थे। एक जानकारी के लिए और भी चीजें आपको बता दूं कि
पहले जो हमारा पेपर का स्टैंडर्ड था या लेवल था कुछ और था, और अब जो है पेपर का जो स्टैंडर्ड है ये कुछ और है। पहले वन लाइनर सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, मतलब मुश्किल से 20% क्वेश्चंस ही ऐसे होते थे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते थे, नहीं तो बाकी एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस हुआ करते थे। लेकिन अब जो एग्जाम होगा या पीछे जो एग्जाम होने वाला है, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे थोड़ा सा इसके पेपर का लेवल थोड़ा सा कुछ दूसरा होगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूपीटीजीटी 2011 का कि दोहरा लेखा प्रणाली, आराम से इसको समझिएगा, दोहरा लेखा प्रणाली का आरंभ हुआ, क्योंकि जब भी हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो यहीं से प्रक्रिया हमारी शुरू होती है कि आखिर कॉमर्स की खोज किसने की, दोहरा लेखा प्रणाली की खोज किसने की, ठीक ना। कॉमर्स की उत्पत्ति कब हुई, कॉमर्स का पहला लेखक कौन है, कॉमर्स का पहला विद्वान कौन है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है इंडिया, इंग्लैंड, इटली, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि दोहरा लेखा प्रणाली का विकास या डेवलपमेंट या उसकी खोज कौन किया था? लुकस पेसियोली ने किया था, जो इटली के वेनिस नगर के निवासी थे। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सी। दूसरी चीज एक और बता दें कि साथ में आप लोग भी करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। आप लोग भी साथ साथ में करेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि आपको भी पता लगे कि क्या हो, या देखते रहिएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम होगा या जिसमें क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो दो क्वेश्चन का सीरीज ले रहे हैं। दिख रहा होगा। जब दो या दो से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब कहने का मतलब है कि ए एक फर्म है और बी एक फर्म है, इन दोनों को मिलाकर ए और बी एक नई फर्म बन जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एकीकरण, संविलियन, पुनर्निर्माण, इनमें से कोई नहीं। सोचिए, जब दो या दो से अधिक फर्में आपस में मिल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? एकीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, ये पार्टनरशिप का है कि गौतम और महावीर एक फर्म में 5:3 के अनुपात में साझेदार, मतलब दो आदमी हैं, कह रहा है कि एक पार्टनरशिप फर्म में साझेदार। दूसरी चीज एक और भाई, कि वीडियो को कम से कम अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा शेयर करेंगे तो रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, एक के बाद एक दूसरा लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये आपके लेक्चर्स जाएंगे, मतलब जो ये PYQ का जो सीरीज जाएगा, डेली नहीं जाएगा, एक दिन अल्टरनेट करके जाएगा। जैसे आज मैंने प्रोवाइड किया तो कल नहीं, अब परसों, फिर उसके बाद से एक दिन लेफ्ट करके फिर अगले दिन, ऐसे सीरीज आप लोग का चलेगा। कह रहा है कि गौतम और महावीर एक फर्म में 5:3 के अनुपात में साझेदार है। कह रहा है कि उन्होंने नवीन को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया, नया लाभान अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। मतलब पहले से 2 पर्सन पार्टनर हैं, एक का नाम है गौतम और एक का नाम है महावीर। ध्यान दीजिएगा, गौतम का और महावीर का जो रेशियो है 5:3। 5:3 का मतलब है कि जो गौतम का हिस्सा है वो 5/8 है और महावीर का हिस्सा कितना है? 3/8। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सर करेंगे कि 1 रुपये में से हम नया साझेदार के भाग को घटा देंगे। नया साझेदार आ रहा है तो सपोज करिए फर्म को पूरी 1 रुपये प्रॉफिट हो रही है, तो उसमें से 1/5 ये अकेले लेके चला जा रहा है, तो जब 1/5 इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 4/5। अब 4/5 आएगा तो मान लीजिए कि ये हमारा गौतम है, ऑलरेडी इसका 5/8 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से तो आ जाएगा 5 चौको 20 और 8 पंच 40। उसी तरह दूसरा है महावीर है, इसका ऑलरेडी पहले से है कितना? 3/8 है और 4/5 इसमें ये बी का दोनों का बचा है, तो 4 हो जाएगा 5, 4 3 12 और 8 हो जाएगा 40। इस तरह तीनों का रेशियो हम देखेंगे
तो एक का होगा हमारा कितना दिया है 20/40, 20/40, दूसरे का दिया है हमारा 12/40 और तीसरा का दिया है 1/5। सबका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 40। ये हो जाएगा आपका 20/12/8 अब इसको थोड़ा छोटा हम कर देंगे, तो 4×5 20, ठीक ना, और ये 4×3 12 और 4×2 8, 5 समंदे 3 समंदे 2। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है 5 समंदे 3 समंदे 2, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम ले रखे चल रहे हैं। एक और जरूरी बात आपसे बता दें कि कोई भी जैसे एग्जाम्स होता है, पहला लेक्चर है इसलिए मैं आपसे जानकारी शेयर कर रहा हूं। कोई भी एग्जाम होता है जो लास्ट 10 ईयर का हम PYQ सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है इस जो 10 ईयर का PYQ है उसमें से लगभग 40% क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे, या यदि सेम टू सेम भी नहीं आया तो मान लीजिए उस पैटर्न पे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा जनरली होता है कि 40% क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है। पीछे के जितने भी एग्जाम्स वगैरह हैं उसके क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे तब। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ जोखिम का पुरस्कार है, यह कथन किसने किया कहा था? हेनरी फोर्ड, टेरी, टॉमस और डिक्सी। एक विद्वान है, मतलब प्रबंध शास्त्री हैं, जिन्होंने लाभ जोखिम का पुरस्कार का कहा। किसने कहा था? तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो फैक्ट है एकदम, जिसे आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्या उसको समझिए, एक तरह से याद करना पड़ेगा। क्योंकि 2011 में जो पेपर हुआ था उसमें देखे होंगे कि बहुत सारी परिभाषाएं पूछ दी गई होंगी, क्योंकि जनरली परिभाषा जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन वहां पे मैं देखा 2011 वाले में कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री की परिभाषा या डेफिनेशन पूछा गया था और कहा गया था कि कथन किसने कहा था। तो ये आपके टॉमस महोदय हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ए, बी और सी का लाभ-हानि अनुपात 5:3:2 है। ब के अवकाश ग्रहण करने पर अ तथा स का लाभ-हानि अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 पर्सन है ए, बी, सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 5:3:2 है। बी रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट होने के बाद से ए और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, ए, बी, सी जब ये 3 पार्टनर थे तो इनका रेशियो था 5:3:2। इसमें से कह रहा है कि बी रिटायरमेंट ले लिया, माने बी फर्म को छोड़कर चला गया। जब छोड़कर चला गया तो बचा कौन? ए और सी बचे। जब ए और सी बचे तो ए और सी का रेशियो हमारा क्या होगा? 5:2 होगा। देखिए 5:2 है कहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते भी जाइएगा। 2011 के पेपर आप लोग को चाहिए जैसे सेम बोर्ड वाला है, क्योंकि ऐसे टाइपिंग किया हुआ पीडीएफ नहीं है, बोर्ड पे बना हुआ है। पीछे जैसे ब्लैक दिख रहा है तो ब्लैक ही दिखेगा, साइड में व्हाइट दिख रहा है तो व्हाइट ही दिख रहा। जो हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस पर सेंड कर लूंगा। यह है कि उसको प्रिंटेड शायद नहीं करा सकते, लेकिन उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और प्रिंट कराएंगे तो पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक आएगा। लिखा है कि गोपनीयता की दृष्टि से व्यवसायिक संगठन का कौन सा स्वरूप श्रेष्ठ, मतलब प्राइवेसी के मामले में कौन सा बिजनेस का हमारा प्रकार है जो सबसे, जिसमें सबसे ज्यादा प्राइवेसी हो? एकाकी व्यापार, कंपनी, सहकारी समिति, ऐसा सहकारी कंपनी, साझेदारी, बताइए, या सहकारी समिति, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें प्राइवेसी के मामले में सबसे ज्यादा हमारा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, मतलब एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार का मतलब यह होता है जो अकेले आदमी बिजनेस करता है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, एक पार्टनर के अवकाश ग्रहण पर उसके हिस्से की ख्याति शेष साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में डेबिट की जाती? कह रहा है कि जब एक साझेदारी फर्म है उसमें कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो उसके हिस्से की जो हमारी गुडविल है, जो बाकी के पार्टनर होते हैं, जैसे सपोज करिए कि ए, बी, सी, ये 3 पार्टनर हैं, बी ने रिटायरमेंट ले लिया। अब कह रहा है कि उसके हिस्से की जो गुडविल है, जो शेष पार्टनर में इसकी गुडविल को जो रिमेनिंग हमारे पार्टनर्स है उसको किस खाते में, किस अनुपात में डेबिट किया जाएगा? अब बताइए, त्याग का अनुपात है,
मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, पूरा ओल्ड रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब गेनिंग रेशियो है, और नया रेशियो किस अनुपात में किया जाएगा? बताइए, सोच के बताइए। उसे लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटा जाएगा। रिटायरमेंट के समय में ये ध्यान दीजिएगा, गेनिंग रेशियो का यूज किया जाता है एडमिशन के टाइम, सैक्रिफाइस रेशियो, और रिटायरमेंट और डेथ के समय गेनिंग रेशियो का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्जन होगा, वहां पढ़ लीजिएगा, मैंने तो केवल हिंदी में प्रोवाइड किया है। फर्म के समापन पर संपत्तियों का हस्तांतरण करने पर वसूली खाता किया जाता है। मतलब कह रहा है कि एक साझेदारी फर्म है, उसका समापन यदि हो रहा है तो संपत्तियों के ट्रांसफर करने पर जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसे क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, कि दोनों किया जाता है, कि सब किया जाता है? सोच के बताइए कौन सा होगा। डेबिट किया जाएगा, डेबिट है ना किया जाएगा, क्योंकि जब फर्म का समापन होता है तो जो हमारी एसेट्स होती हैं उसको क्या कहा है, उसके बुक वैल्यू पर, सेम मूल्य पर, उसके अंकित मूल्य पर क्या किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है, और जितने में सेल किया जाता है उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। कह रहा है कि अंश आवंटन की राशि देय होने पर अंश आवंटन खाता क्या किया जाता है? कह रहा है कि जब शेयर होल्डर को कंपनी शेयर अलॉट करती है तो उस समय अलॉटमेंट पर जब अमाउंट ड्यू होती है तो वहां पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, कि दोनों किया जाता है? ड्यू होती है तो एंट्री क्या करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या करते हैं हम भाई? डेबिट करते हैं, करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही। प्रथम याचना मतलब फर्स्ट कॉल की राशि प्राप्त होने पर बैंक खाता किया जाता है। अब देखिए, हमारा शेयर का फर्स्ट कॉल रिसीव हो रहा है, मैंने कंपनी को शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव हो रहा है। कोई भी कॉल्स रिसीव होती है तो वहां पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट टू शेयर। फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल क्रेडिट, थर्ड कॉल है तो थर्ड कॉल, या फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल। तो प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट क्या किया जाता है भाई? डेबिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही। लंबा क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से इसको रिवीजन करते हुए चलते रहिएगा। अंशों का हरण करने पर अंश पूंजी खाता क्या किया जाता है? कह रहा है कि जब शेयर फॉरफीचर कर लिए जाता है, फॉरफिटेड कर लिए जाते हैं, तो वहां पे एंट्री हमारी बनती है शेयर क्या, वहां पर पूछ रहा है कि से अंश पूंजी खाता क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया? क्योंकि यहाँ पे एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, जो कॉल नहीं दिया है उसका। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंश हरण की राशि की दशा में अंश हरण खाता क्रेडिट किया जाता है। आप देखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। बताइए, दोनों क्वेश्चन एक है, लेकिन बस इसमें पूछ रहा है कि जब शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है तो उस समय शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे उठा कर दे रहा है कि जब हरण, अंश हरण की दशा में अंश हरण खाता क्रेडिट किया जाता है तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट किससे क्रेडिट किया जाता है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट उससे क्रेडिट किया जाता है जितना कंपनी ने जब्त किया है, जितना कंपनी ने हरण किया है, जितना कंपनी ने प्राप्त किया है। तो किससे क्या होंगे? प्राप्त राशि से। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्योंकि मान लीजिए एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, कंपनी क्या करेगी? जो दो शुरू के एप्लीकेशन अलॉटमेंट जमा है उसको जब्त कर लेगी, जितना पाया है उतना रख लेगी, कह देगी तुम्हारे शेयर को फॉरफिटेड कर लीजिए। तो प्राप्त राशि। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी फॉरफिटेड से है कि हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन करने के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है? देखिएगा, जब शेयर को फॉरफिटेड कर लिया गया, उसको बाद से उसको रीइशू भी कर दिया गया, उसके बाद अंश हरण खाते का जो बैलेंस आया, मतलब जो फॉरफिटेड का बैलेंस आया, पूछ रहा है इसे किस खाते में ट्रांसफर किया जाता है? अंत पूंजी, पूंजी संचय, और अंश प्रथम याचना, अंश आवंटन किस में किया जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, पूंजी संचय खाते में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। 13 नंबर हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी शेयर से क्वेश्चन है। 14 नंबर में लिखा है कि राम के पास 100 रुपये वाले 50 अंश है,
मतलब राम के पास ऐसे समझिए 50 शेयर है और एक शेयर का दाम 100 रुपया, जिस पर 80 रुपये उसे प्राप्त हो गया, 80 रुपये प्राप्त हो गया। अंतिम याचना की राशि न मिलने पर इस राशि का हरण कर लिया, मतलब फाइनल कॉल उसे नहीं मिला इसलिए उसको फॉरफिटेड कर लिया। इस दशा में अंश हरण खाता क्रेडिट किया जाएगा। कैसे, कितने अमाउंट से? भाई जितना का जब्त किया है उतने ही से किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंट्री बनेगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन सा नहीं दिया है फाइनल का, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। ये हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से रुपया होगा? 5000, 50 शेयर है, 100 रुपया रेट है, तो कितने से हो जाएगा? 5000। कितना नहीं मिला है ये तो पता नहीं है। 80 रुपया प्रति अंश प्राप्त हुआ है। प्राप्त होने से फॉरफिटेड की एंट्री की जाती है, अर्थात 80 रुपया प्राप्त हुआ है 50 शेयरों पर 8.40, 4000। तो यहाँ पे कह रहा है हरण किया जाता है, तो इस दशा में अंश हरण खाता क्रेडिट किया, मैंने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितने से क्रेडिट हमने किया? 4000 से। तो ऑप्शन क्या होगा? 4000। फिर आगे का क्वेश्चन है कि यदि 10 रुपए वाले सम मूल्य के 12 रुपए में बेचा जाता है तो 2 रुपए की राशि को हम क्या मानते हैं? भाई कोई शेयर है, 10 रुपया रेट है, जब उसे 12 रुपए में अधिक दाम पे बेचते हैं या अधिमूल्य पर बेचते हैं तो उसको हम प्रीमियम कहते हैं ना। तो प्रीमियम ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ? अब देखिए 2011 में जब पूछा था तो उस समय कंपनी अधिनियम 13 नहीं बना था, इसलिए उसके अकॉर्डिंग कंपनी अधिनियम 1956 होगा ना। लेकिन आज के डेट में यदि पूछेगा तो कुछ और भी पूछेगा। कह रहा है कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ, तो भाई 56 में क्वेश्चन के हिसाब से तो 56, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आज के चल रहा है 13, तो भाई उस समय के हिसाब से 56 है। नेक्स्ट है, भूस्वामी को भुगतान की जाने वाली राशि कैसे ज्ञात की जाती है? कह रहा है कि लैंडलॉर्ड को पेमेंट की जाने वाली अमाउंट को कैसे ज्ञात, ये रॉयल्टी का क्वेश्चन है कि लैंडलॉर्ड को पेमेंट की जाने वाली राशि को कैसे ज्ञात की जाती है? अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया ना, न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क बिल्कुल नहीं, न्यूनतम किराया वसूल की गई लघुकार राशि ना, अधिकार शुल्क या न्यूनतम किराया मतलब रॉयल्टी या मिनिमम रेंट जो भी अधिक हो उसमें से जो वसूल की गई शॉर्ट वर्किंग होती है उसको घटाने के बाद जो आता है वही हमारा लैंडलॉर्ड को पेमेंट की जाने वाली राशि होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होता है? डी। 17 का क्या होगा? डी। आगे क्वेश्चन, ये भी हमारे रॉयल्टी से क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि न्यूनतम किराया मतलब मिनिमम अमाउंट या मिनिमम रेंट की राशि निम्न में से किसके आधार पर निर्धारित किया? कह रहा है मिनिमम रेंट किसके बेस पर निर्धारित किया जाता है? टाइम के बेस पर, बिल्कुल सही भाई। क्षेत्रफल, ये भी सही है, टाइम और क्षेत्रफल दोनों के बेस पर किया जाता है, ठीक ना। लेकिन एक सही ऑप्शन यदि ये तीनों दे दिया रहता है तो तीनों के बेस पर भी किया जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन के बेस पे भी किया जाता है मिनिमम रेट का निर्धारण, लेकिन टाइम एंड एरिया के बेस पर मेन है। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग, लघुकार खाते के शेष को दर्शाया जाता है, मतलब कह रहा है शॉर्ट वर्किंग का जो बैलेंस आता है उसको हम कहाँ शो करते हैं? लाभन खाते के डेबिट साइड में, लाभन खाते के क्रेडिट साइड में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति साइड में, आर्थिक चिट्ठे के, ये चिट्ठा है भाई, चिट्ठे के दायित्व साइड में। बताइए शॉर्ट वर्किंग को हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? सोच के बताइए। बैलेंस शीट में दिखाते हैं, एसेट्स में दिखाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य सबसे अधिक होता है? पूछ रहा है, कुछ नीचे नाम दिए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, किसका मूल्य सबसे ज्यादा होता है। नगद मूल्य, किराया क्रय मूल्य। भाई किराया क्रय मूल्य का ज्यादा होता है। नगद मूल्य का मतलब है कि जब हम किसी से सामान खरीदते हैं तो कितना वो लेगा, 10,000 है तो 10,000 तो मैंने उठाकर दे दिया, वो सामान ले लिया। लेकिन किराया क्रय मूल्य का मतलब होता है कि उसमें और भी चीजें जो इंस्टॉलमेंट होती है सारी जुड़ी होती हैं, तो किराया क्रय मूल्य ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा। और नीचे कट गया है, ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि क्रेता किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता तो विक्रेता क्या करता है? किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत यदि क्रेता, सामान खरीदने वाला व्यक्ति किस्तों का भुगतान टाइम से नहीं करता है तो विक्रेता क्या करता है? बेचने वाला क्या करता है? उसको सामान को वापस वसूल कर लेता है।
करता है? यदि विक्रेता किस्तों का भुगतान नहीं करता तो विक्रेता क्या करता है? सोचिए, क्या करेगा? अपनी संपत्ति को वापस ले लेगा, ये नहीं करेगा। अगला है, किराया क्रय पद्धति में क्रेता को स्वामित्व कब प्राप्त होता है? मतलब हायर परचेज सिस्टम में जो परचेजर होता है उसको अपनी उसको स्वामित्व कब प्राप्त होता है? जब अंतिम किस्त चुका दी। क्योंकि हायर परचेज में क्या होता है, जब तक वो अंतिम किस्त नहीं चुकाएगा उस पर विक्रेता का अधिकार होता है, चुकाने के बाद से क्रेता का अधिकार होता है। लिखा है अंतिम किस्त का भुगतान करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कौन सा पूंजी का उल्लेख किया जाता है? देखिएगा, पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, दो महत्वपूर्ण कंपनी के प्रलेख हैं। सीमा नियम सबसे मेन होता है जिसको चार्टर कहा जाता है, उसमें 6 ही वाक्य होते हैं। तो लिख रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब पार्षद सीमा नियम में पूंजी का उल्लेख किया जाता है। किस पूंजी का? भाई उसमें एथोराइज कैपिटल, अधिकृत पूंजी का होता है। अधिकृत पूंजी को नामित पूंजी भी कहते हैं। ये ऐसी पूंजी है जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। अगला कह रहा है, भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया? मतलब 1 रुपीज बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो नोट होते हैं आखिर कौन उसको इशू करता है? कभी भी नोट को 1 रुपये वाला मिले तो ध्यान से देखिएगा, उस पर भारत सरकार के द्वारा इशू होता है। रिजर्व बैंक तो होगा नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा नहीं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा इशू किया जाता है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति। लिखा है कि मुद्रास्फीति का सबसे बुरा प्रभाव किस पर? मान लीजिए कि देश में हमारे इन्फ्लेशन हो, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति सिचुएशन जानते हैं क्या होती है? जब देश में अपनी मुद्रा की वैल्यू क्या होती है? गिर जाती है और सामानों के दाम बढ़ जाते हैं, ऐसे सिचुएशन को मुद्रास्फीति बोला जाता है। मुद्रास्फीति का मतलब है कि महंगाई तेजी से बढ़ जाएगी लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है, तो ये हमारा इन्फ्लेशन। ऐसी सिचुएशन में किसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है? भाई जितने भी हमारे निर्धन वर्ग के लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आगे पूछ रहा है नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड क्या है? एक बैंक है, ठीक ना, एग्रीकल्चर बैंक है। इसकी पूछ रहा है कि स्थापना कब की गई थी, बताइए। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। ये एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2011 में बहुत सिंपल भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक ना। तो लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ पे स्थित है? मतलब आरबीआई का हेड ऑफिस या मुख्यालय कहाँ है भाई? मुंबई में। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल, सबको भी याद होगा ये। क्योंकि आज का जो, अब जब 21 का पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोग को तो देखिएगा थोड़ा सा लेवल उसका चेंज हो। 16 से ही लेवल चेंज हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि पीछे से क्या, लास्ट से ही शुरू करते हैं। क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति की मूल कीमत से संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है और कुल ब्याज की धनराशि से डेबिट किया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्रेता की पुस्तकों में माने परचेजर के बुक्स में संपत्ति की मूल कीमत से एसेट्स अकाउंट डेबिट किया जाता है और जो टोटल इंटरेस्ट की राशि है वो भी डेबिट किया जाता है। लेकिन किस में किया जाता है? हमारा ब्याज संदेह खाता अर्थात इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हम डेबिट करते हैं। सांख्यिकी से क्या अभिप्राय? स्टैटिक्स किसे कहते हैं भाई? केवल समंक से, केवल सांख्यिकी विधियों से, उपरोक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। बताइए सांख्यिकी किसको कहते हैं हम? सांख्यिकी समंक भी होते हैं, सांख्यिकी विधियां भी होती है, दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन, स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हुए हैं। सांख्यिकी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? स्टैटिक्स में पूछ रहा है कि किसका स्टडी किया जाता है, किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? संख्यात्मक तथ्य का, गुणात्मक का, कि दोनों का? भाई स्टैटिक क्या है? एक न्यूमेरिकल डाटा है। न्यूमेरिकल डाटा का मतलब है संख्यात्मक तथ्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सांख्यिकी शब्द को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? मैंने स्टैटिक्स को पूछ रहा है कि किस रूप में प्रयोग किया जाता है, एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में, कोई? तो भाई सांख्यिकी को एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। इस तरह आप लोग के ये 31 नंबर क्वेश्चन हो गए। आप लोग को टोटल मैं कराऊंगा क्वेश्चन 125। फिर स्टैटिक्स में हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर है कि सांख्यिकी को उचित रूप में माध्यों का विज्ञान कहा गया। मतलब सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान किसने कहा? कुछ वैज्ञानिक है, क्योंकि 2011 में देखिएगा मेरे हिसाब से लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेफिनेशन है किसी के आए हुए हैं।
माध्य बाउले ने, बागटिन ने, एच.एन. कार्मेल ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए सांख्यिकी को माध्य का विज्ञान किसने कहा था? डॉक्टर बाउले कहा था, बाउले ही नहीं कहते, ठीक है। क्यों? क्योंकि गणना का विज्ञान भी उन्होंने किया है, माध्ययों का भी विज्ञान किया है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समंक कहलाते हैं। मतलब कह रहा है कि जब ईवी स्टैटिस्टिक्स का है, इन्वेस्टिगेशन नंबर वाले चैप्टर में है कि एक अनुसंधान के लिए जो मौलिक रूप से संकलित समंक क्या, मतलब ऐसे डाटा जो जिसमें मौलिकता होती है, मौलिक रूप से होते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक, मौलिक समंक, इनमें से कोई नहीं। ऐसे डाटा जो सबसे पहली बार एकत्र किए जाते हैं, जिसका पहले से किसी ने एकत्र नहीं किया है, उसी को हम प्राथमिक समंक कहते हैं। वो मौलिक प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ई। आगे बढ़िए। इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा जो प्राप्त डाटा है या समंक है, वो किस तरह के समंक है? भाई द्वितीयक समंक है। मतलब द्वितीयक समंक क्या होता है कि ऐसे डाटा जो पहले से ऑलरेडी खोजे गए हैं और उसका उपयोग फिर हम दोबारा कर रहे हैं, तो उसे हम द्वितीयक। इकोनॉमिक टाइम क्या है? एक मैगजीन है, और इस मैगजीन को किस तरह से हम वो कर सकते हैं कि दोबारा इस्तेमाल में लाते हैं, इसलिए द्वितीयक समंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, प्राथमिक समंक द्वितीयक समंकों की तुलना में क्या होते हैं? प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा के तुलना में क्या होता है? कम विश्वसनीय, अधिक विश्वसनीय, समान रूप से विश्वसनीय, इनमें से कोई नहीं। प्राइमरी डाटा जो होता है वो द्वितीयक समंकों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। एक सांख्यिकी सारणी में पंक्ति के शीर्षक को कहा जाता है। मतलब एक, जब देखे होंगे स्टैटिक में वर्गीकरण और सारणियां है, तो उसमें कह रहा है कि सांख्यिकी जो सारणी है उसमें पंक्ति को के शीर्षक को हम क्या कहते हैं? उसके टॉपिक को क्या कहते हैं? अनुशीर्षक, शीर्षक, उपशीर्षक, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उपशीर्षक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है एक अपवर्गी श्रेणी, कितनी श्रेणियां होती हैं? 2। वर्गीकृत श्रेणी के 2 भाग होते हैं, क्योंकि सांख्यिकी जो श्रेणियां होती हैं 3 होती हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडीय श्रेणी, वर्गीकृत श्रेणी। तो वर्गीकृत श्रेणी की जो प्रकार होते हैं वो 2, समावेशी और अपवर्गी। समावेशी का मतलब होता है कि हम जैसे 0 से लेकर 10 और 10 से लेकर 20, माने जहां से ये खत्म वहीं से ये शुरू होता है, ये अपवर्गी श्रेणी है। असमावेशी का मतलब होता है 1 से 10, 11 से 20, इस तरह का, मतलब जहां से खत्म वहां से शुरू ना हो, तो ये क्या होता है? समावेशी श्रेणी। यहाँ पे पूछ रहा है अपवर्गी श्रेणी में क्या होता है? ऊपरी सीमा को निकाल दिया जाता है, दोनों सीमाओं को निकाल दिया जाता है, निचली सीमा को निकाल दिया जाता है, दोनों वर्ग सीमाओं पर विचार किया जाता है। तो भाई दोनों वर्ग सीमाओं को विचार नहीं किया जाता है, ऊपरी सीमा को निकाल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा आपका आएगा? डी। तो सही आंसर है डी। लिखा है जब वर्ग की निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग को क्या कहते हैं? ऐसे श्रेणी को क्या कहते हैं? मतलब कि जो जैसे हम 10 से मान लीजिए 20 लिखें, तो ये L1 कहलाएगा, ये L2 कहलाएगा। जब हम इस पर भी विचार करें और इस पर भी विचार करें तो क्या कहा जाएगा? ये अपवर्ग समावेशी श्रेणी में किया जाता है। जैसे जहां 1 से लेकर 10, 11 से लेकर 20, 21 से लेकर 30 है, इधर वाला हमारा L1, इधर वाला हमारा L2 है, तो हम इधर भी विचार करते हैं और इधर भी अगले पे विचार करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? समावर्ती श्रेणी या समावेशी श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संबंधित तथ्यों। लिखा है संबंधित तथ्यों को वर्गों में क्रमबद्ध करना कहलाता है। मतलब कुछ डाटा तथ्य दिए गए हैं, उसको वर्ग में सीक्वेंस से एक लगाने को क्या कहते हैं? चित्र, वर्गीकरण, रेखा चित्र, सारणियां। सोचिए क्या कहा जाता है उसे? जब वर्ग दिया है तो वर्गीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति किस तरह की माप है? बहुलक है, अपकिरण की माप है, विषमता की माप है, माध्य विचलन। बताइए इसमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है या भाग है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जहां तक माप की बात है तो बहुलक होता है, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति में क्या आता है? एक्स बार आता है, एम आता है और जेड आता है। मतलब माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों ही हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के
माप है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रेडीमेड वस्त्रों, ध्यान दीजिएगा, रेडीमेड वस्त्रों के औसत आकार की जानकारी के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप उपयुक्त रहेगी? जैसे मान लीजिए बहुत सारे रेडीमेड के कपड़े हैं, कपड़ों का मतलब यह है कि बहुत सारे सामने रखेंगे दुकान पे, जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि हमें जो शर्ट लेना है, टी शर्ट लेना है, जींस लेना है, जो भी लेना है, वो बहुत सारे कपड़ों को सामने रखता है, लेकिन हम उसी को चूज करते हैं जो हमें पसंद है या जो इसका मार्केट में चलन है, जिसका फैशन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? समांतर माध्य, भूयष्टक या माध्यिका, मतलब मीन, मीडियन, मोड, क्या किस नाम से हम जानते हैं? तो भाई इसको हम भूयष्टक के नाम से जानते हैं। भूयष्टक को ही हम बोलते हैं बहुलक, और बहुलक को ही हम जानते हैं मोड के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट, यहां से ये न्यूमेरिकल है, देखते हैं। एक श्रेणी में कुल कितने चतुर्थकों की गणना की जाती है? चतुर्थक मतलब होता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल को हम क्यू से संबोधित करते हैं। ये होता है हमारा Q1, Q2 एंड Q3, 3 चतुर्थक इसमें होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3। लिखा है कि 15 संख्याओं का माध्य 15 पाया गया, मतलब 15 संख्याओं का माध्य 15 पाया गया, मतलब 15 संख्याओं का मीन जो है 15 है। यदि दो संख्याएं 18 और 12 निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। मान के चलिए कि 15 संख्या है और इसका माध्य कितना है? 15। तो कुल संख्या हमारी कितनी होगी? 15 15 हम 225, ये हमारी कुल संख्या। इसमें से कह रहा है कि 2 ठो डाटा निकाल दिया जाए। किसको निकाल दिया जाए? 18 निकाल दिया जाएगा, 12 निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह कितना हो जाएगा भाई? 30। ये आएगा 5 और यहाँ पे एक हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 195 होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि अब संख्याएं हमारी कितनी बच गई भाई? 2 निकल गया तो 13 बच गया। तो यदि हमें मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 195 इसमें 13 से डिवाइड कर देंगे। 13 करने 13, बच गया कितना? 6। 13 चौको 64, 13 पचे 65। ठीक ना? एक डाटा गलत हो रहा है क्या? 13 करने 13 नहीं, 95 है सही। 13 पचे 65, 15 होगा। ठीक ना? एक बार और समझा देना, ध्यान दीजिएगा। 15 संख्या है अब 15 माध्य है, बराबर कितना हो जाएगा? 225। दो संख्या 18 और 12 दोनों निकल गई, इसमें से कुल में से ये हमारा कुल है, तो कितना बचेगा? 195। जब ये 2 निकल गया तो हमारे पास 15 में से 2 संख्याएं कम हो गई, तो हमारे पास 13 बच गया। 13 का कुल हमारा योग कितना हुआ? 195। तो औसत कितना हो जाएगा? 13। 13 से काट देंगे, 13 करने 13, बचेगा 6 और 5, 13 पचे 65। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, समांतर माध्य का क्वेश्चन है। तो लिख रहा है कि 9, 17, 91 का समांतर माध्य क्या होगा? 3 संख्याएं हैं, 9 प्लस, इसका फार्मूला होता है, यहां देखिए, फार्मूला होता है कि x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन यम। यही फार्मूला होता है। x का मतलब होता है कि आपका x1 प्लस x2 प्लस x3, या ऐसे समझिए यह होता है। अब सबको जोड़ दीजिए, 9 प्लस 17 प्लस 91 अपॉन हो जाएगा 3। ऐड करिए, 9 1 10 17, 9 1 10 17, 9 1 10 और 1 11, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 का 9 बचेगा, 2 और 9 9 3 27, 39 देखिए कहीं है? 39। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, माध्यिका तथा समांतर माध्य की सहायता से बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। ये वैकल्पिक सूत्र के बारे में पूछ रहा है कि यदि हमें माध्यिका पहले से पता है, समांतर माध्य पता है, तो बहुलक क्या ज्ञात किया जाएगा? तो z इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू है, लगा नहीं है, z इक्वल टू क्या होता है? 3m माइनस 2x बार। ये हमारा वैकल्पिक फार्मूला का सूत्र है। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? दो संख्या का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? गुणोत्तर माध्य का मतलब है ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट, ठीक ना, 8 इंटू 18, 8 अठाई 64, फिर ये हो जाएगा 8 अठाई 64, 8 गने 8 6 14, इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। देखिए आंसर क्या होगा? 12 होगा।
फिर लिख रहा है असमान पद मूल्यों की दशा में सीक्वेंस कौन सा समीकरण हमारा सही है, कि ये सब एक्स बार है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक्स बार लेस देन ज्योमेट्रिक मीन लेस देन हार्मोनिक मीन, एक्स बार ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, एक्स बार ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इसमें से कौन सा असमान पद मूल्य वाला है? तो असमान की दशा में ये होता है एक्स बार ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अपकिरण की आदर्श माप कही जाती है। अपकिरण की आदर्श माप किसको कहा जाता है? माध्य विचलन का, चतुर्थक विचलन, प्रमाप विचलन, चल माध्य को किसको कहा जाता है? अपकिरण का सबसे आइडियल जो मेजरमेंट जो होता है वो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन को कहा जाता है, प्रमाप विचलन को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विस्तार गुणांक। विस्तार गुणांक का मतलब है रेंज कोएफिशिएंट। रेंज कोएफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। लेकिन गुणांक पूछा है, यदि इंटू 100 लगा देंगे तो और सुपर, लेकिन नहीं लगाएंगे तो बस इतना ही पे रहेगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? पहले ये ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है यदि प्रश्न 144 है तो मानक विचलन क्या हुआ? प्रश्न मतलब वेरिएंस, तो हमारा वेरिएंस का फार्मूला होता है अंडर रूट, ठीक ना, जो भी हमारा दिया गया है वो, तो इसको अंडर रूट में 144 कर देंगे तो इसकल टू आ जाएगा 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर माध्य 25 और प्रमाप विचलन 6.25 हो तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि हमारा x बार इक्वल टू 25 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 6.25 तो हमारा वेरिएंस कितना होगा या विचरण गुणांक कितना होगा? 6.25 अपॉन 25 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अब 25 25 हम 625 25 से होगा तो आंसर आ जाएगा इसका 25, काट दीजिएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये डेफिनेशन दिया 52 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है कि पुस्तपालन का कार्य जहां समाप्त होता है, मतलब बुक कीपिंग का वर्क जहां समाप्त होता है वहां से लेखाकर्म का कार्य प्रारंभ होता है। जहां पर लेखाकर्म का कार्य समाप्त होता है वहां पर किसका कार्य प्रारंभ होता है? तो जहां लेखाकर्म समाप्त होता है भाई वहां ऑडिटिंग ने, अंकेक्षण नहीं स्टार्ट होता है। पहले पुस्तपालन, फिर अकाउंटिंग मतलब लेखाकर्म, फिर अंकेक्षण। ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर 53 में कह रहा है निम्न में से कौन सी चल संपत्ति नहीं है? देखिएगा, नहीं है। चल संपत्ति मतलब करेंट एसेट्स, देनदार है, स्टॉक है, पूर्वदत्त व्यय क्रय नहीं है। निम्न आगे कह रहा है छल कपट में निम्नलिखित शामिल है, मतलब जो हमारा छल कपट होता है उसमें क्या शामिल है? धन का गमन छल कपट में है, माल का गमन छल कपट में है, हिसाब किताब में गड़बड़ी ये भी है, उपरोक्त सभी सारा चीज छल कपट में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक का स्टाफ है, वर्ष भर लेखों की जांच में व्यस्त रहता है। यह परिभाषा दी गई है। कह रहा है कि चालू अंकेक्षण करेंट ऑडिट में जो ऑडिटर का जो स्टाफ है लेखों की जांच करने में पूरे साल बिजी रहता है। यह डेफिनेशन पूछ रहा है किसके द्वारा दी गई है भाई? तो याद रख लीजिएगा, स्पाइसर और पैगलर के द्वारा दी गई है, ठीक है ना। इन सब डेफिनेशनों को तो एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे भी डेफिनेशन दिया है, लग रहा है प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखे जाने वाले लेखों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। यह परिभाषा दी है। कह रहा है कि जो प्रारंभिक हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उस पर लिखे गए जो भी ट्रांजेक्शन या लेखे हैं उसकी सत्यता की जांच करना बाउचिंग कहलाता है। यह परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है? तो J.R. बाटलीबाय ने दी है, ठीक है। आगे कह रहा है निम्न में से किस संस्था की स्थापना सबसे पहले हुई? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना सबसे पहले हुई? तो यहाँ पे IFCI है, भारतीय वित्त निगम, इसकी स्थापना सबसे पहले की गई, ठीक है ना। IFCI इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी 1948 में, बाकी की सबके बाद में हुई थी। 58 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि प्रबंध नियोजन तथा साहसी की क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा, ये भी डेफिनेशन दिया है। मैनेजमेंट प्लानिंग और जो हमारा एंटरप्रेन्योर है
उसकी क्रियाओं पर कंट्रोल करने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दिया है? थियो हेमन, लॉरेंस और या फिलिप ब्रेच, और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन व्यक्ति है जो डेफिनेशन ये दिया? लॉरेंस एप्ले ने दिया था। एक और परिभाषा आ गया, देख इसीलिए कहे थे कि 10 ऐसे क्वेश्चंस 2011 में आए थे जो विभिन्न विद्वानों को परिभाषाएं दी गई थी। लिखा है प्रबंध केवल निर्णय करने तथा मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण करने की विधि है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जेम्स एल लुंडी, स्टैनले वेंस और प्रोफेसर किम्बार एंड पीटर एफ ड्रकर। बताइए इसमें से किसने दिया था? ये स्टैनले वेंस ने दिया था ये परिभाषा। ये सभी चीजों को एग्जैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 60 नंबर 60 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि प्रबंध में निम्नलिखित शामिल है। मैनेजमेंट में क्या शामिल है भाई? उत्पादन प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, क्रय प्रबंध, उपरोक्त सभी। बताइए मैनेजमेंट तो हम किसी का भी कर सकते हैं, तो सारा चीज मैनेजमेंट में हमारा शामिल है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। उच्च स्तरीय प्रबंध में शामिल है, मतलब हाई लेवल का जो मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या आते हैं? हाई लेवल के मैनेजमेंट डायरेक्टर्स आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चीफ आते हैं, माने जो अध्यक्ष होते हैं वो आते हैं, पूरा ठीक ना, प्रबंध संचालक आता है, तो संचालक मंडल, अध्यक्ष, संचालक मंडल, प्रबंध संचालक, ये सब आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध को पेशा माना जा सकता है क्योंकि? प्रबंध को पेशा क्यों माना गया है? क्योंकि यह एक विज्ञान है, एक कला है, इसलिए है? ये दोनों है। बताइए प्रबंध को एक प्रोफेशन क्यों माना गया है? क्योंकि यह शिक्षण प्रशिक्षण से प्राप्त होता है। इससे प्राप्त होता है शिक्षण प्रशिक्षण से। प्रबंध को पेशा इसलिए माना गया है कि यह शिक्षण प्रशिक्षण से प्राप्त होता है। प्रबंध क्या है? विज्ञान है, कला है, केवल व्यवहार है कि कला और विज्ञान दोनों? भाई मैनेजमेंट जो है आर्ट एंड साइंस दोनों है। नीचे कह रहा है कि व्यवसाय के विभिन्न अंगों में प्रभावपूर्ण सहयोग, मतलब कह रहा है व्यवसाय के विभिन्न अंगों में प्रभावपूर्ण सहयोग स्थापित करने की विशिष्ट प्रक्रिया का नाम क्या है? मतलब व्यवसाय के जितने भी पार्ट हैं उसमें सही प्रकार से सहयोग या स्थापित करने की जो विशिष्ट प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? प्रबंध, संगठन प्रबंध, व्यवसाय प्रबंध, क्या किस नाम से हम जानते हैं? तो भाई उसको बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन कि प्रबंध की विशेषता है, मैनेजमेंट की कैरेक्टर क्या है? प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया। तीनों ही ऑप्शन सही है क्योंकि मैनेजमेंट को प्रोसेस, सोशल प्रोसेस एंड ग्रुपिंग प्रोसेस तीनों माना जाता है। कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देशन, मतलब जो हमारे एम्प्लॉय हैं उसका इंस्पेक्शन और डायरेक्शन का कार्य किया जाता है, ठीक ना। ये किस लेवल के प्रबंध द्वारा किया जाता है? मतलब जो नीचे के लेवल के हमारे कर्मचारी काम करते हैं उनको देख रेख करना, निगरानी करना, उनको डायरेक्शन देना, ये किस लेवल का मैनेजमेंट का काम है? क्योंकि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लो। तो यह कह रहा है ये निम्न स्तरीय प्रबंध का काम होता है, नीचे का जो मैनेजर होता है ये सब देखने का वर्क करता है। 67 नंबर क्वेश्चन में 67 नंबर में कह रहा है कि पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को जो, सुपरवाइजर किसको कहा जाता है? कि कर्मचारी को कार्यभार सौंपता है उसको भी कहते हैं, कार्य के संबंध में कर्मचारी को डायरेक्शन देता है उसको भी कहते हैं, उत्पाद के गुणों की देखभाल करता है। तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। सुपरवाइजर वह व्यक्ति होता है जो काम देता भी है, उसकी जांच भी करता है, उसका हिसाब किताब भी लेता है, निर्देश भी देता है। भारत में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, भारत में जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका रेट बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? संगठन, कुशल प्रबंध व्यवस्था, अकुशल प्रबंध, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा? कुशल प्रबंध व्यवस्था है तो हमारे देश में पूंजी निर्माण बढ़ाने में सहायक है। अगला, नियोजन का आधार क्या है? मतलब प्लानिंग जो हमारा है वो किसके बेस पर डिपेंड है? भाई फोरकास्टिंग के ऊपर, पूर्वानुमान के ऊपर। जब तक हमने पूर्वानुमान नहीं लगाएंगे तब तक हम आगे का कोई प्लानिंग सही ढंग से नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 70 नंबर में कि नियोजन का तत्व है, प्लानिंग का क्या तत्व है? प्लानिंग के कौन कौन से तत्व हैं? अधिकार प्लानिंग के तत्व नहीं है, संप्रेषण नहीं है, ये सब डायरेक्शन के हैं, लीडरशिप भी नहीं है, ये आपका कार्यक्रम जो होता है, प्रोग्राम, ये प्लानिंग का तत्व होता है।
नियंत्रण आधारित है, कंट्रोलिंग किस पर आधारित है? संगठन पर, हस्तक्षेप पर, नियोजन पर, समन्वय पर। जो हमारा कंट्रोलिंग होता है वो प्लानिंग पर डिपेंड करता है। जिस हिसाब से प्लानिंग होगी उस हिसाब से हमारी कंट्रोलिंग होगी। नेक्स्ट है नियंत्रण लागू होता है। देखिए कंट्रोलिंग हमारा किस स्तर पर लागू होता है? मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं, टॉप, मिडिल एंड लो। तो निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय, उच्च स्तरीय, प्रबंध के हर लेवल पर हर मैनेजर अपने अपने जगह पर अपना कंट्रोल करता है। प्रबंध के प्रमुख सहायक कार्य का आधार है। मैनेजमेंट के सहायक कार्य कौन कौन से? नियोजन, संगठन, निर्देशन। बताइए कौन इसमें प्रबंध के सहायक कार्य हैं? सोच के बताइए, ध्यान दीजिएगा। प्रमुख एवं सहायक कार्य का आधार है। कौन सा ऐसा कार्य है प्रबंध का प्रमुख एवं सहायक कार्य का आधार है? मैनेजमेंट के जितने भी काम है, चाहे मेन काम हो चाहे सहायक काम हो, सब नियोजन के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्लान जब तक करेंगे तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। जब ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तब हम क्या करेंगे? डायरेक्शन देंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, डिसीजन लेंगे, ये सारे काम करेंगे। अगला क्या है? मानव संसाधन प्रबंध का कार्य है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम है? कर्मचारी की भर्ती और चयन, वित्तीय नियोजन, वित्तीय प्रक्रिया, बाजार अनुसंधान। मानव संसाधन किससे संबंधित है? कर्मचारियों से संबंधित है। और यदि वो कर्मचारी से संबंधित है, कर्मचारी से संबंधित मतलब है कर्मचारी की भर्ती करना, कर्मचारी की नियुक्ति करना, उसको सैलरी देना, उसको रखना, हटाना, कार्य पर लगाना, ये सब मानव संसाधन का काम है। तो ऑप्शन नंबर ए। व्यापारिक कार्यालय का मुख्य कार्य है, मतलब हमारा बिजनेस ऑफिस का क्या काम है? पत्रों की भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, कर्मचारियों के वेतन आदि की गणना करना, रिकॉर्ड को, पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए एक बिजनेस ऑफिस का क्या काम है? मुख्य कार्य कौन सा है बिजनेस ऑफिस का? ऑफिस जो होता है, कोई भी कार्यालय होता है, वो जितने भी प्रकार के हमारे डाटा रहते हैं, रिकॉर्ड रहते हैं, उन रिकॉर्डों को सुरक्षित रखता है फ्यूचर के लिए, ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसका उपयोग कर सकें। आगे बढ़ते हैं। वसूली खाता होता है। वसूली खाता का मतलब है रियलाइजेशन। पार्टनरशिप में इसका यूज किया जाता है। जब हमारी साझेदारी का विघटन हो जाता है तो वहां पे जो पहला अकाउंट बनाया जाता है वो रियलाइजेशन अकाउंट होता है। यहाँ पूछ रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट कौन किस टाइप का अकाउंट होता है? तो ये व्यक्तिगत, वास्तविक, नाम मात्र, तब जहां जिस खाते से प्रॉफिट एंड लॉस की हमें जानकारी मिलती है वो सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है कि लेनदारों को भुगतान का परिणाम क्या? जब हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? कुल संपत्ति में वृद्धि होती है, कुल संपत्ति में कमी होती है, कुल दायित्व में वृद्धि होती है, कुल दायित्व और कुल संपत्तियों में कमी होती है। देखिएगा, जब अपने लेनदारों का भुगतान करेंगे तो हमारी लायबिलिटीज कम हो जाएगी, और जब लायबिलिटीज कम होगी तो एसेट्स भी हमारा कम होगा। क्योंकि जब हम कर्जा किसी को देंगे तो एक तरफ हमारा कर्जा कम हो जाएगा और दूसरे तरफ से हमारी एसेट्स, हमारी संपत्ति, हमारा कैश चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी। अगला है विदेशी बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है। बताइए विदेशी बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देशी व्यापार में, स्थानीय व्यापार में, विदेशी व्यापार में, उपभोग सभी में। विदेशी बैंक ड्राफ्ट का यूज नाम से ही स्पष्ट है कि भाई कहाँ किया जाएगा, तो विदेशी व्यापार में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हम टाइम आप लोग का ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक ना, इसलिए एक नजर में बस देखते देखते चले जाइएगा, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं है? मतलब वो कौन सी अशुद्धि है जो जिसके होने पर भी तलपट मिल जाता है, ऐसे समझिए। खाते के गलत पक्ष में लिखना, खाते के गलत योग लगाना, क्षतिपूरक अशुद्धि, खातों के शेष निकालने में अशुद्धि। वो कौन सी अशुद्धि है जिसका तलपट के गलती होने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है? तो हमारी क्षतिपूरक अशुद्धि होती है। अगला है कि व्यापारिक संगठन का प्रारूप है, मतलब बिजनेस जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका फॉर्मेट क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एकल व्यवसाय भी आते हैं, कंपनी भी आती है, साझेदारी भी आती है, ये सब आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी। अगला क्वेश्चन, यहां थोड़ा समझने वाला अगला क्वेश्चन है
कि प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। देखिएगा, जहां तक कंपनी की बात करें तो एक तरफ हम 1956 को ले रहे हैं और दूसरे तरफ हम 2013 को ले रहे हैं। अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि पीवीटी कंपनी की बात करें और यहाँ भी पीवीटी कंपनी की बात करें, ठीक है ना। तो दोनों ही दशा में मिनिमम जो हमारे संख्या है ये आपके दो ही निर्धारित किए गए हैं। यदि यहीं पे पब्लिक कंपनी की बात आती तो मिनिमम वहां पे हो जाता 7, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आय व्यय खाता लेख दिखाता है। सीधे से कहने का मतलब है कि आय व्यय खाता हमें क्या बताता है, बताइए। आय व्यय खाता क्या बताता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है, सकल लाभ बताता है? नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बताता है। वित्तीय स्थिति बताता है? ना, ये बैलेंस शीट बताता है। शुद्ध लाभ बताता है? ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। इनकम एक्सपेंडिचर यह बताता है आय का व्यय पर अधिक या व्यय का आय पर अधिक। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना? 1932 में बना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये सब जितने आसान क्वेश्चंस है ये गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि ये गलत हो गए तो समझिए कि फाइट से आप बाहर हुए। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? अभी मैंने बताया कि पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, परिभाषा दिया गया था, बहुत ही सिंपल है। इकोनॉमिक्स जैसे ही शुरू करेंगे तो पहले ही है इसका, एडम स्मिथ की ये परिभाषा दी गई है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो एडम स्मिथ के द्वारा ये दिया गया। देखिएगा, पहले आसान अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब पेपर का स्टैंडर्ड जो है चेंज कर दिया है। लेकिन खैर धीरे धीरे हम आज वाले पे भी आएंगे, पहले एक एक करके देखते रहिए। भारत का सबसे बड़ा बैंक, अब चूंकि यहाँ पे बड़ा बैंक की बात कर रहा है तो यहाँ सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, चूंकि यहाँ पे सब कॉमर्शियल बैंकों की ही बात किया गया उस समय के क्वेश्चन में, तो भारतीय स्टेट बैंक है उस भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल या वाणिज्यिक बैंक है। या फिर एक डेफिनेशन दे दिया है इकोनॉमिक्स का, मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई, मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो निश्चित कीमत पर क्रय की जाती है। और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मतलब कह रहा है मांग शब्द से तात्पर्य मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर क्रय की जाती है। डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर पेरान, प्रोफेसर जीएस मिल, प्रोफेसर बेनू और प्रोफेसर मेयर्स। इनमें से बताइए सबसे सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन के आपके लिए छोड़ रहे हैं। चैप्टर सब्जेक्ट हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स और चैप्टर का नाम है डिमांड। खोलिएगा, उसमें ये डेफिनेशन दी गई है, इस डेफिनेशन को बताइएगा इस चार में से कौन सा नाम है, ठीक है। अगला, मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन कौन से? मांग को कौन कौन ऐसा एलिमेंट्स है जो प्रभावित करता है? वस्तु की उपयोगिता ये भी प्रभावित करती है, उपभोक्ता के इनकम का लेवल भी प्रभावित करता है, वस्तु की कीमत भी प्रभावित करती है, क्योंकि कीमत ज्यादा रहेगा तो हम नहीं खरीदेंगे, कम रहेगा तो खरीदेंगे। हमारी इनकम ज्यादा रहेगा तो खरीदेंगे, नहीं रहेगा नहीं खरीदेंगे। वस्तु की जरूरत हमें रहेगी तो खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। इसलिए तीनों ही चीजें ऑप्शन नंबर डी होगा। आंतरिक अंकेक्षक किसके द्वारा? इंटरनल जो ऑडिटर होता है, जैसे संस्था में दो तरीके से, एक अंदर वाला एक बाहर होगा, आंतरिक और बाह्य अंकेक्षक। जो इंटरनल जो होता है उसका सीए होना भी जरूरी नहीं है। उसको कौन नियुक्त करता है? जो संस्था का मालिक रहता है, प्रबंधक रहता है, जो संस्था को चलाता है, तो भाई वो प्रबंध द्वारा नियुक्त किया जाता है। और बाहरी ऑडिटर होता है, ऑलरेडी सीए होता है, उसको अपॉइंटमेंट कौन करता है? या तो शेयर होल्डर्स करेगा, और यदि वो नहीं करेगा तो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उसको नियुक्ति है। मेन आता है उसमें शेयर होल्डर्स। 90 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन, मतलब कह रहा है जब किसी सामान के रेट में या उसकी कीमत में बहुत मामूली परिवर्तन और मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो, तो ऐसी वस्तु की मांग किस प्रकार की मांग होती है? कह रहा है कि यदि किसी सामान में मामूली मतलब 1 रुपया 1.5 रुपया परिवर्तन हो, लेकिन उसकी डिमांड में 1 रुपया घटाने या बढ़ाने से खरीदने वालों की संख्या सीधे उसका 4 गुना हो जाता है, तो इस तरह की डिमांड को हम किस तरह की डिमांड कहते हैं?
तो भाई इसको पूर्णतः लोचदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णतः लोचदार। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगला है उत्पत्ति के नियम के प्रकार है। उत्पत्ति के नियम के कौन कौन? उत्पत्ति नहीं, उत्पत्ति के नियम ही होते हैं। उत्पत्ति के वृद्धि नियम, उत्पत्ति के समता नियम, उत्पत्ति के ह्रास नियम, तो ये तीनों ही उत्पत्ति के नियम है। निम्न में से ऐसा कौन सा कार्य है, नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, ऐसा कौन सा कार्य है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता? मतलब आरबीआई कह रहा है नहीं करता। रिजर्व बैंक कौन सा काम करता है, पहले ये छांटिए। नोट जारी करता है, करता है। विदेशी जो विनिमय कोष है संरक्षक होता है। साख का नियंत्रण करता है। किस साख का निर्माण करता है? बताइए कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा इसका? साख को कंट्रोल करता है। वो कमर्शियल बैंक को कहता है कि आप लोन दीजिए मगर एक सीमा तक दीजिए। साख का निर्माण ये नहीं करता। साख का निर्माण तो कमर्शियल बैंक अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट है विज्ञापन की कौन कौन सी विधियां हैं? लिखा है विज्ञापन की विधियां। विज्ञापन कैसे कराया जाता है? भाई बहुत सारे रास्ते हैं विज्ञापन के। टेलीविजन है, रेडियो है, समाचार पत्र है, मोबाइल है, बैनर है, पोस्टर है, बहुत सारा चीज। गत वर्ष ये गत वर्ष का क्या अर्थ है? गत वर्ष ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। जैसे गत वर्ष का मतलब है कर निर्धारण वर्ष के, जिस वर्ष हम टैक्स का पेमेंट करते हैं उस वर्ष के ठीक पीछे वाले वर्ष को हम गत वर्ष करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। फिर एक और डेफिनेशन आपको मिल रहा है, जल्द ही देखिए। इसमें कहा गया है, इकोनॉमिक्स का ये दिया गया है, 55 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार की स्थिति है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का ऐसा सिचुएशन है जिसमें बहुत सी फर्म एक समान वस्तुएं बेचती हैं। मतलब बहुत सारी फर्म है एक ही टाइप की सामान बेचती है। इनमें से किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं होती है, मतलब जो भी फर्में होती है उनकी सिचुएशन ये नहीं होता है कि बाजार कीमत को प्रभावित कर सके या परिभाषा दी। मतलब कह रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में एक ऐसा मार्केट है जिसमें बहुत सारे फर्में होती हैं, एक समान रेट से सामानों को बेचती हैं। कोई भी फर्म उस सामानों के रेट में किसी भी हालत में परिवर्तन नहीं कर सकती। यह डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया? श्रीमती रॉबिन्सन, लेफ्टचिक एंड एडम स्मिथ एंड मार्शल। बताइए सोच के कौन कहा था? भाई प्रोफेसर लेफ्टविच द्वारा दिया गया था। एक और क्वेश्चन है बुक कीपिंग का। देखिए कितने परिभाषा पूछा गया था 2011 में, उसमें सबसे ज्यादा लेंदी तो यही था, क्योंकि सारे लोग इसको छोड़ देते हैं। कब क्या पूछेगा कोई गारंटी नहीं रहता। पुस्तपालन की व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों की मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है, या परिभाषा की कौन दिया? मतलब बुक कीपिंग से रिलेटेड कह रहा है कि बुक कीपिंग व्यापारिकों अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। यह डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया था? कौन दिया था भाई? J.R. बाटलीबाय दिए थे। ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए कितनी परिभाषा, अभी ये भी दो है। कि दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत खातों, ये देखिएगा ये खातों है, खातों द्वारा लेखा किया जाता है। ये परिभाषा की। अब बताइए ये परिभाषा किसके द्वारा दिया है? दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत और व्यक्तिगत खातों द्वारा लेखा किया जाता है। अब सोचने वाली बात है डेफिनेशन कितना कितना दे रहा है। तो विलियम पिकल्स है, J.F. कीलर है, R.N. कार्टर है, यही दिए थे। फिर एक और परिभाषा, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित किसने किया था? दोहरा लेखा प्रणाली का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, कौन प्रकाशित किया? जो उसकी खोज किया था वही किया था, लुकास पैसियली। पहला क्वेश्चन में का ही आंसर है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन में हमारा दे रहा है कि किस अवधारणा के अनुसार वित्तीय विवरणों के द्वारा समस्त आवश्यक सूचनाओं को प्रकटीकरण आवश्यक है? मतलब कह रहा है कि किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं उसको प्रकट किया जाता है। भौतिकता अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, पूर्व प्रकटीकरण अवधारणा, एकरूपता, पूर्ण प्रकटीकरण अवधारणा होती है। ठीक है ना? इसमें सारी सूचनाओं को सत्य व उचित रूप से प्रदर्शित किया जाता है। रहतिये का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया? स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? लागत मूल्य, बाजार मूल्य, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रोजनामचे में खाते, बहुत जरूरत से ज्यादा सिंपल भी क्वेश्चन है 2011 में, कुछ डिफिकल्ट भी है। रोजनामचे में कितने खाते? भाई रोजनामचे में 5 लाइन होती है। कौन कौन सा? डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट।
मशीन खरीदी, जनरल में लेखा में मशीन खाते में क्या किया है, जब मशीन खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन खाता क्या करेंगे, डेबिट होगा। अगला है खाता बही में कितने खाते होते हैं, खाता बही में कितने खाते होते हैं भाई, दो पार्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, चार इधर होते हैं चार इधर होते हैं, तो इसमें ऑप्शन है 8 का, तो 8 सही है भाई, कुल मिला के 8 होगा। अगला तलपट में कितने खाने होते हैं, ट्रायल बैलेंस बताइए, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, हेड ऑफ अकाउंट, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, चार ही होते हैं, तो 4 हो जाएगा। पूंजी खाता किस प्रकार का खाता है, पूंजी हमेशा पर्सनल, क्योंकि पूंजी कौन लगाता है, कोई इंसान ही लगाएगा, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई से रिलेटेड है, ये रेपो रेट से रिलेटेड है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट का मतलब होता है कि जो भी हमारे कमर्शियल बैंक है, जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेते हैं, ऋण लेते हैं, उसको रेपो रेट बोलते हैं। लिखा है बैंकों द्वारा आरबीआई से धन लिया जाता है, आरबीआई बैंकों से धन लेती है, सरकार द्वारा आरबीआई से धन लिया जाता है, एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक, ये पहला ऑप्शन सही है कि जो बैंक आरबीआई से जिस रेट पर धन लेते हैं, पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। तलपट बनाने के लिए प्रायः किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, वैसे तो होता है 4, लेकिन व्यवहारिक तौर से 2 ही प्रयोग किया जाता है, योग विधि, शीर्ष विधि, इसलिए ये दोनों विधि है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था, देखिएगा शुरू में 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए थे, तो उसे बाद में 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया, और जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्नर बराम मर्रे के नियम के अनुसार, ये दिवालिया का है, मतलब साझेदारी के विघटन में है, गार्नर मर्रे विल्किंस 3 पार्टनर्स थे, इंग्लैंड का एक केस है, तो उसमें कह रहा है कि गार्नर बराम मर्रे के नियम के अनुसार दिवालिया साझेदार की हानि को साझेदारों में बांटा जाता है। यदि दिवालिया साझेदार से को हानि होती है तो उस हानि को पूछ रहा है किस अनुपात में बांटा जाता है भाई, तो भाई याद मुजवानी याद रखिएगा, पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्तियां, लिखा है संपत्तियां जो व्यापार में लाभदायकता बढ़ाने के लिए खरीदी जाती है, न कि बेचने के लिए, मतलब ऐसी एसेट्स जो बिजनेस को बढ़ाने, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने, लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करने के लिए खरीदी जाती है, न कि जल्दी जल्दी बेचने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थायी संपत्ति, फिक्स एसेट्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, चालू संपत्ति किसके बराबर होती है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चालू संपत्ति किसके बराबर होती है। करंट एसेट्स का मतलब होता है कि सॉरी चालू दायित्व पूछ रहा है, तो एक फार्मूला होता है हमारा वर्किंग कैपिटल का, इसका होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पे पूछ रहा है चालू दायित्व किसके बराबर होती है, तो पूछ रहा है चालू संपत्ति में से वर्किंग कैपिटल को घटा दिया जाएगा, मतलब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा, जिस तरह वर्किंग कैपिटल में से करंट एसेट्स घटा दिए, करंट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घटा दी तो वर्किंग कैपिटल आ गया, उसी तरह हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, अब तो योजना आयोग है ही नहीं है, पहले योजना आयोग था, अब तो नीति आयोग हो गया है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब नीति आयोग पूछ सकता है। अगला है कि निम्न में से कौन एक निश्चित तिथि को निश्चित तिथि की स्थिति को दर्शाता है, मतलब नीचे नाम कुछ दिया है, व्यापार खाता, लाभन खाता, निर्माण खाता, आर्थिक चिट्ठा, कह रहा है एक फिक्स टाइम के लिए कौन फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी देता है, तो हमारा है आर्थिक चिट्ठा, ठीक ना। अगला है कि आर्थिक चिट्ठे में निम्नलिखित में से किसे दिखाया जाता है, मतलब बैलेंस शीट में नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, किसको दिखाया जाएगा, वास्तविक संपत्तियों को, कृत्रिम संपत्तियों को, उपरोक्त दोनों, भाई दोनों को दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे रियल हो। 15 नंबर क्वेश्चन में हमारा दे रहा है कि अदत्त व्यय को यदि तलपट में दिया जाता है तो इसे दिखाया जाता है, ट्रायल बैलेंस में हमारा आउटस्टैंडिंग दिया, देखिए कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में रहती है तो एक जगह दिखाते हैं, एडजस्टमेंट में होती है तो 2 जगह दिखाते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है ट्रायल तलपट में दिया है तो कहाँ दिखाते हैं भाई, आर्थिक चिट्ठे के लायबिलिटी साइड में। वहीं पे पूछ रहा है पूर्वदत्त किराया जब तलपट में दिया है तो इसे, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस जो ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसको भी एक ही जगह दिखाएंगे, फर्क यही रहेगा कि
प्रीपेड है तो एसेट्स में दिखाएंगे, तो आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ऑप्शन नंबर डी। अगला, यदि अंतिम रहतिया समायोजना में दिया है तो इसे कहां दिखा, मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है। एडजस्टमेंट में कोई भी चीज देगा तो दो जगह दिखाएंगे, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो लिखा जाएगा व्यापार खाते में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, उपयुक्त दोनों में। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, साझेदारी में कम से कम कितने मेंबर्स होते हैं? ध्यान दीजिएगा, साझेदारी में भाई कम से कम होंगे तभी ना साझेदार होंगे, एक में कहां साझेदार होगा। मैक्सिमम की बात करें तो अब 50 हो गया है, ठीक ना, पहले कुछ और था, 20 था। सामान्य साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या होगी? देखिएगा ये पेपर 2011 का है, तो उस समय हमारा नया कंपनी एक्ट नहीं बना था, तो उस समय के हिसाब से 20 है, लेकिन आज के हिसाब से साझेदारी में अधिकतम साझेदारों की संख्या 50 निर्धारित की गई है। ये डाटा याद रख लीजिएगा। अगला है, लिखा है कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों को ऋण पर ब्याज दिया जाता है। देखिए, जब हमारा पार्टनरशिप डीड बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन एक पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो उस ऋण पर, उस लोन पर मैक्सिमम उसे कितना परसेंट ब्याज दिया जाएगा? तो 6% के रेट से दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकार अंशों से आसे उन अंश से, मतलब कह रहा है कि जो हमारा राइट, जो हमारा शेयर है, राइट शेयर किसको कहते हैं? ऐसे शेयर जो पहले से जो विद्यमान शेयर होल्डर कंपनी के हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन है कि कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को जो शेयर जारी किए जाते हैं उसको हम राइट शेयर बोलते हैं। साझेदारों का दायित्व होता है, भाई पार्टनरशिप में साझेदारी का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार दोनों में असीमित है, लेकिन कंपनी में सीमित होता है। जब आहरण माह के अंत में किए जाते हैं तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है, मतलब कह रहा है जब ड्राइंग माह के अंत में किए जाते हैं तो उस पर किस रेट से ब्याज लगाया जाता है? बताइए, किस रेट से लगाया जाता है? 5 महीने के आधार पर। अगला 24 नंबर, संपत्तियों और दायित्वों संपत्तियों और दायित्वों के लिए किया जाता है। संपत्तियों और दायित्वों के लिए किया जाता है पुनर्मूल्यांकन। ये कहां से कट गया जी? क्वेश्चन गड़बड़ हो गया क्या? क्वेश्चन कहीं और से कट गया है भाई। इस 24 नंबर क्वेश्चन में अब खेद है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें कुछ डाटा उड़ गया। फर्म के लाभों का हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार की राशि देनी होती है, तो उस राशि को हम क्या बोलते हैं? फर्म में लाभों का हिस्सा प्राप्त करने के लिए एक साझेदार को क्या देना पड़ता है? ख्याति देनी पड़ती है। इस तरह आप लोग का 2011 का पेपर सॉल्व हो गया टीजीटी का, ठीक ना। इसे अच्छे से एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम जल्दी ही होने वाले हैं। डेट अनाउंसमेंट हो चुका है, मुश्किल से 20-25 दिन बचे हुए हैं, तो मेहनत करिए। और कल नहीं परसों अगले दिन फिर 2011 का पीजीटी आएगा, फिर उसके बाद 2013 का, 16 का, या कहिएगा तो आप, मैं पहले टीजीटी का प्रोवाइड कर दूंगा पूरा 11 से लेकर 21 तक के, उसके बाद पीजीटी वाला स्टार्ट किया जाएगा। जैसा आप लोग कमेंट करिएगा वैसा प्रोवाइड कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर।